एजुडी पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 8वीं हिंदी माध्यम विषय गणित का मॉडल आंसर लेकर के आए हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, हम शुरू करते हैं मॉडल आंसर। देखिए, सभी प्रश्न का हल करना अनिवार्य है। और पहला यहाँ पर प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 अंक का। तो यहाँ पर सही विकल्प आपको चुनना है। पहला प्रश्न में 10 का घन होगा, 10 का घन यानी 10 का घात 3, 10 गुणी 10 गुणी 10, उत्तर क्या जाएगा आपका 1000। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर 10 का घन 1000 होगा। यदि ए व बी पूर्ण संख्याएं हैं तो इनके योग के नियम ए धन बी बराबर बी धन ए कहलाता है। देखिए, क्रम जो है विनिमय हो गया है, ए के जगह में बी आ गया, बी के जगह में ए आ गया है, तो ब हो जाएगा क्रम विनिमय नियम। किसी जीवा के दोनों ओर वृत्तखंडों में बनने वाला कोण का योगफल कहलाता है। देखिए, मान लो एक वृत्त है और इसकी एक जो जीवा है, क्या है इसका जीवा, मान लो व्यास है। ठीक है, तो इसके दोनों ओर जो कोण बनेगा, तो आप जानती हो अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है। तो दोनों तरफ यदि कोण बनता है तो क्या हो जाएगा आपका 90 90 180 अंश। तो वह आपका 180 अंश होगा। फिर आगे हम देखें प्रश्न 1.4 का उत्तर। यहाँ पर ए धन बी ऋण 3b और कोष्टक में ए धन बी, तो दोनों तरफ यदि उभयनिष्ठ ए बी को निकाल लें तो क्या बचेगा, इधर इधर तो कुछ नहीं है, जबकि आप ऑप्शन में देख रहे हो कि 2 है 2 है ना। तो यहाँ यदि 2 ए रहता तब की स्थिति में आपका हो जाता उत्तर ए धन बी 2a ऋण 3b होता। लेकिन यहाँ पर 2a तो नहीं है, इसलिए ये बोनस अंक मिलेगा। फिर आगे हम देखें प्रश्न 1.5 का प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य यानी औसत की बात हो रही है। 1 2 3 4 5। यदि हम इस डाटा का योग देखें तो सबको जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। और डाटा की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से इसको हम भाग दे देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो उत्तर आ जाएगा 3। निम्न में से किस चतुर्भुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण सभी आपस में बराबर होते हैं चतुर्भुज की, तो पहला ही ऑप्शन है आयत। आयत के प्रत्येक कोण क्या होते हैं 90 अंश के होते हैं। फिर आगे हम देखें एक खिलौने का अंकित मूल्य 100 रुपया है और इस पर 5% छूट है, यानी 100 रुपये में 5 रुपया छूट है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, कितना में बेचेगा वो 95 रुपये में बेचेगा। 5 रुपये तो छूट है 100 में, है ना। फिर आगे हम देखें यूलर संबंध है। यूलर संबंध, इसका जो उत्तर है अशीर्ष ऋण कोण धन फलक। फिर आगे हम देखें निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित नहीं होगी, तो जिसकी इकाई में 3 है ना, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, तो वह क्या हो जाएगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर आगे हम देखें संख्या ऋण 17/5 का गुणन प्रतिलोम होगा। तो गुणन प्रतिलोम यानी हो जाएगा ऋण 5/17 या 5/ऋण 17। तो यहाँ पर द देखें तो ये इसका उत्तर हो जाएगा गुणन प्रतिलोम। खाली स्थान भरिए। खाली स्थान आपको भरना है। वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोणों जो बने सभी कोणों का माप होता है। जैसा कि एक आपका वृत्त है, तो वृत्त का कोई चाप है ए और बी, तो ए बी द्वारा शेष वृत्त खंड पर जो बना कोण है, यहाँ पर भी जो बना कोण रहेगा, यहाँ पर भी जो बना आपका कोण रहेगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण स्वरूप यहाँ से यहाँ तक जैसा बन रहा है, फिर यहाँ से ये बन रहा है, तो ये क्या होते हैं, सब आपस में यहाँ ये बराबर होंगे तो समान होगा। आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला आंकड़ा ही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोण 180 अंश से कम हो इसे उत्तल बहुलक कहते हैं। तो सही उत्तर क्या जाएगा, उत्तल बहुलक। त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे कहेंगे, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई मतलब सभी क्या हो, उसका समान माप है यानी भुजा रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घन, उसे घन कहेंगे। तो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य
को मिलाने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ठीक है, अब आगे हम देखें, निम्न परिमेय संख्या को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखेंगे कि ऋण 27/125 है, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणित 27/25 125 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋण 1 और 27 को हम 3 का घन के रूप में लिखते हैं और 125 को भी 5 के घन के रूप में लिखते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ऋण 1 गुणित 3/5 पूरे का घात 3 हो जाएगा। और फिर अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं इसको, कि ऋण, ये कोष्टक में 3/5 का घात 3, ये इस प्रकार से आप घात के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उत्तर जो ऋणात्मक में आएगा। फिर आगे हम देखें, किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का माप 50 अंश है। क्या कह रहा है, देखिए एक वृत्त है, उसका चाप है यहाँ पर ए और ये हो गया बी। तो इस चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर, ठीक है, शेष वृत्तखंड पर किसी बिंदु पर अंतरित कोण, ये हो गया अंतरित कोण कितना है, ये 50 अंश है। तो उसी चाप द्वारा केंद्र पर, मान लो यहाँ पर केंद्र क्या है, ओ है, तो उस केंद्र पर अंतरित कोण का माप होगा, यहाँ पर इसका जो माप होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा, उसका दुगुना होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अंतरित कोण का माप दुगुना होता है। ठीक है, पूरा को लिखेंगे, किसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का माप से उसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का माप दुगुना होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, तो 50 का दुगुना यानी 2 गुणित 50 100 अंश इसका उत्तर आ जाएगा, 100 अंश कोण हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, ठीक, आगे हम देखें, तो निम्न व्यंजक का गुणन खंडन कीजिए। यहाँ पर गुणन खंडन करना है, 2ab धन, यहाँ पर 4 को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणित 2 के रूप में लिख सकते हैं, और a वर्ग को a गुणित 1 के रूप में लिख सकते हैं, और फिर c लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों में अवयव निष्ठ हम किसको निकालेंगे, यहाँ पर 2a और यहाँ से हम 2a को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बचा आपका, इधर बचा आपका केवल b और धन का धन, और फिर ये 2 बचा है और a और c बचा है, तो 2ac, ये इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। दो यहाँ पर गुणन खंडन हो गया। ठीक है, 2a और आपका b धन 2ac। ठीक है, फिर आगे हम देखें, ये तो वही प्रश्न है। फिर आगे यहाँ पर पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो अंतः कोणों का योग, अंतः बहुभुज में अंतः कोणों का योग क्या होता है, इसका एक सूत्र है, भुजा की संख्या में आप 2 घटाओगे और उसका गुणा जो है 180 अंश के साथ कर दोगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो पंचभुज में भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, पंचभुज में भुजा की संख्या 5 होगी। तो यहाँ पर 5 ऋण 2 गुणित 180 अंश, तो यहाँ पर 5 ऋण 2 यानी 3 गुणित 180 अंश। यहाँ पर 18 तिया कितना होगा, 18 तिया हो जाएगा 54 और 1 शून्य का 1 शून्य यानी 540 अंश होगा। फिर आगे हम देखें, समीकरण हल कर x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण को हल करना है। अब यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि 2x बटे x धन 3 बराबर 3/2 है, तो एक तिर्यक गुणा हम करते हैं। तिर्यक गुणा में हम करेंगे क्या कि 2 का गुणा 2x के साथ कर देंगे और इसी तरीके से 3 के साथ आपका x धन 3 हो जाएगा। ये तिर्यक गुणा हो गया। ठीक है, तिर्यक गुणा में करते क्या है, तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा से, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये तिर्यक गुणा किया जाता है। ठीक, फिर आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4x, उसी प्रकार से ये हो जाएगा 3 का गुणा 3x के साथ धन 3 तिया हो जाएगा आपका 9। फिर अगले स्टेप में
3x को इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो 4x की तरफ जो है 3x जब पंक्ष हो जाएगा पक्षांतर तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, इधर 9 बचा रहेगा। फिर ये 4x में 3x घटेगा तो x बराबर हो जाएगा आपका 9। तो x का मान क्या आ जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो 9 उत्तर आएगा। फिर आगे हम देखें, हल कीजिए। हल करना है 30/21 और भागित को जैसे ही हम गुणा करते हैं ये 5/3 3/5 हो जाएगा। फिर इसको हल कर लेंगे किस तरीके से, 3 एकम 3 3 सत्ते 21, उसी प्रकार से 5 एकम 5 और हो जाएगा आपका 5 छिक्का 30। तो ये हो गया आपका 6/7 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको बनाना था। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर सरल कीजिए। सरल कीजिए में ये 3 नंबर का है ना। तो 5/3 पूरे का घात आपका 5 है, गुणित 3/5 पूरे का घात क्या है, 3 है। इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 5 का घात भी 5 लिख सकते हैं और 3 का घात भी 5 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ 3 का घात 3 लिखेंगे और 5 का घात भी 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप सरल कर सकते हैं। इधर देखिए 5 का घात 3 है और इधर है 5 का घात 5, तो ये कटेगा, है ना। ये कटेगा किस तरह से कटेगा कि यहाँ पर ये 3 कट जाएगा और यहाँ से भी 5 से 3 कट जाएगा। या यूँ कहें हम 5/5 को हम 5 का घात 2 और 5 का घात 3 के रूप में लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 का घात 5 को हम 3 का घात 3 और 3 का घात 2 के रूप में हम लिख सकते हैं, 3 का घात 2 और 3 का घात 3 के रूप में। अब इसको क्या कर लेंगे, हम इसको काट देंगे। ये कट गया, ये भी कट गया और यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, है ना। यानी क्या हुआ कि 5 का घात 2 और 3 का घात भी 2, यानी 5 × 5 = 25 और 3 तिया हो जाएगा 9, 25/9 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देखें, यहाँ पर दी गई आकृति में ए बी समानांतर एम एन, यानी यहाँ पर ए बी और एम एन क्या हैं, समानांतर हैं। ठीक है, और बी एन, यहाँ पर जो बी एन है उसका माप कितना है, बी एन का माप 2 सेंटीमीटर है। ठीक, और एन सी का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है, तथा ए एम का माप कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो आपको एम सी का माप जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो प्रमेय फिट होगा वो क्या होगा, थेल्स प्रमेय बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए एम समानांतर है ए बी के, तो यहाँ पर सी एम बटे आपका एम ए बराबर हो जाएगा सी एन बटे एन बी। ठीक है, यहाँ पर सी एम बराबर क्या है, सी एम बराबर मान लो हम 1 मान लेते हैं और एम ए का मान कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार सी एन का मान दिया है आपका 1 सेंटीमीटर और एन बी का मान दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। अगले स्टेप में करेंगे क्या कि अगले स्टेप में हम 6 का पक्षांतर कर देंगे तो इधर आकर के ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर 1/2 गुणित 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 2 तिया 6 और 1 का मान आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। और 1 क्या है, यहाँ पर 1 है सी एम का मान, इसलिए सी एम बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से आप इनको बना सकते हैं। यहाँ पर है, पासे के एक उछाल से उसके शीर्ष पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पासा को यदि उछालोगे तो उसके 6 ही परिणाम आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 परिणाम आएंगे। ठीक है, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी हो गई है, 6। और इसमें से विषम संख्या आने की बात हो रही है तो 1 है, 3 है और 5 है। तो विषम संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 3। तो प्रायिकता किसे कहते हैं, तो प्रायिकता यहाँ पर हो जाएगा, प्रायिकता जो अनुकूल जो परिणाम हैं उनकी आने की संख्या और कुल संभावित परिणाम आने की संख्या। तो यहाँ पर हम देखें तो अनुकूल परिणाम आपके 3 आ सकते हैं और जो कुल संभावित परिणाम है वो 6 तक आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है पासा उछालेंगे तो जब इसको हम सरल करें 3 एकम 3 3 दूनी 6 तो 1/2 ये प्रायिकता आ रही है। यानी पासे के उछाल से उसके शीर्ष पर विषम आने की जो प्रायिकता रहेगी वो 1/2
2 होगी। आगे हमारा प्रश्न है, एक कार एक समान गति से 5 घंटे में 1000 दूरी तय करती है, ठीक है। तो उसी गति से, गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। 5 घंटे का दिया है आपका, 5 घंटे में 1000 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, हमको ज्ञात करना है कि 3 घंटे में कितना, 3 घंटे में कितना। तो यहाँ पर कार की जो गति है उसको पहले हम ज्ञात कर लें। तो गति बराबर क्या हो जाता है, गति बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पर दूरी कितना है, दूरी है 1000 किलोमीटर, और बटे हो जाएगा 5 घंटे। तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये 0 0, यानी आप देख रहे हैं कि 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है, ठीक, कार। तो 3 घंटे में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 3 घंटे में कार द्वारा तय की गई दूरी, और दूरी बराबर हो जाता है आपका गति गुणित समय। तो यहाँ पर जो गति है वो है आपका 200 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय 3 घंटे में कितना दूरी तक चले जाएगी बात आ रही है। तो यहाँ पर 2 तिया 6, और 0 0 का ये 0 हो जाएगा। 600 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है कार 3 घंटे में, ठीक है, यदि गति समान है तो। अब आगे हम देखें यहाँ पर कि एक परिमेय संख्या के हर उसके अंश से 4 अधिक है। परिमेय संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, ठीक है। ये एक चीज हो गया, दिया है। और दूसरा क्या दिया है, अंश व हर का योग 10 है। ये दो यहाँ पर चीज दिए हैं, ठीक। अब हमको ज्ञात क्या करना है, परिमेय संख्या, जो भी हमको शर्तानुसार निकालना है यहाँ पर। तो माना कि अंश बराबर x है, माना कि अंश क्या है, x है, तो हर कितना हो जाएगा, हर हो जाएगा उसके अंश से 4 अधिक है, यानी 1/4 हो गया, ठीक। और दूसरा स्थिति क्या बोल रहा है कि अंश और हर का योग कितना है, 10 है, यानी अंश और हर कितना है, 1/4 बराबर आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर x से x हो जाएगा 2x/4 बराबर 10। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि 2x बराबर ये 4 इधर पक्षांतर हो जाएगा, 10 ऋण 4 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2x बराबर 6, और x बराबर आपका हो जाएगा 6/2, 2 इधर पक्षांतर हो गया तो बटे के रूप में आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 3 आ जाएगा उत्तर। ये क्या हो गया, 3 आपका अंश है। और हर क्या हो जाएगा, हर तो उससे 4 अधिक है ना, तो हर हो जाएगा 1/4 बराबर हर था, तो x का मान 3 है, तो 3/4 बराबर 7, ये आपका हर हो गया। इस तरीके से आपको उत्तर बना लेना था। फिर आगे हम देखें, यहाँ पर प्रश्न है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 300 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इन स्थितियों में सबसे पहले आपको 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर आपका यहाँ 3 में 2 गया, बच गया 1, फिर 2 पंचे 10, और 0 का 0। फिर आगे हम देखें, 2 सत्ते हो जाएगा 14, 15 में 14 गया, बच गया 1, 2 पंचे फिर 10 हो जाएगा। फिर ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 7 में 6 गया, बच गया 1, 3 पंचे 15, फिर ये 3 में नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। मतलब आपका 300 का भाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, और यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यहाँ 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यस, इस तरह से आप लिखेंगे, नहीं बन रहा है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 का गुणा 300 के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप उत्तर को लिखेंगे, ठीक। आगे हम देखें, सर्व समीका का उपयोग कर मान ज्ञात कीजिए। देखिए 35 और 25,
35 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 30 धन 5 के रूप में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से 25 को क्या लिख सकते हैं, 30 ऋण 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सर्वसमीका आपका 2 जैसा यहाँ पर दिख रहा है। सर्वसमीका 2 क्या है, नहीं सर्वसमीका 2 नहीं है, सर्वसमीका 3 है। सर्वसमीका 3, क्योंकि एक धन है एक ऋण है। तो सर्वसमीका 3 क्या कहता है कि ए धन बी और ए ऋण बी यदि हो तो ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए के जगह में 30 है और बी के जगह में है आपका 5। दिख रहा है ना, ए के जगह में आपका 30 और बी के जगह में 5। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो इसमें हम जमा देंगे तो ए का वर्ग यानी 30 का वर्ग ऋण बी का वर्ग यानी 5 का वर्ग। और 30 का वर्ग कहने का मतलब यह है कि 30 का वर्ग हो जाएगा आपका 900 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। यानी 900 में आप यदि 25 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 900 में यदि आप 25 को घटाते हैं तो 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पर फिर ये 9 बचा है, 9 में 2 गया तो 7, और यहाँ पर हो जाएगा 875 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 एक उधारी दे दिया था इधर से, है ना, तो 875 हो गया। 875 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखें यहाँ पर प्रश्न 15, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 25 मीटर व 15 मीटर की हैं तथा इन भुजाओं के बीच की दूरी 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर उससे पहले यहाँ देखिए कि समांतर भुजाएं 25 मीटर और 15 मीटर दिया गया है। ठीक है, और समांतर भुजाओं की बीच की दूरी कितना है, 5 मीटर है। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर आप लिख सकते हैं, क्षेत्रफल पहले तो आप दिया है लिख लें, फिर यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा आपका जो समांतर भुजाओं का योग है, समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, और गुणित हो जाएगा आपका ऊंचाई। तो इसको चित्र में हम थोड़ा सा व्यक्त कर दें कि किस प्रकार ये चित्र की बात हो रही है। एक तरफ जो है समांतर भुजा में 25 मीटर लंबा रहेगा और एक तरफ आपका 15 मीटर लंबा है ना, और इन भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, भुजाओं के बीच की दूरी आपका है 5 मीटर। ठीक है, इस तरीके से है आपका चित्र। ठीक, अब यहाँ पर हम जमा दें तो 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल यानी 25 और 15 को जोड़ोगे, 25 धन 15 को, और उसका गुणा आप ऊंचाई जो है ये क्या है आपका 5 मीटर है, 5 मीटर के साथ फिर गुणा करेंगे। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा कि 1/2 और 25 और 15 को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 40 गुणा फिर 5 हो जाएगा। फिर इसको हम हल कर दें तो हल करेंगे तो क्या होगा कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, यानी आपका 20 गुणित 5 हो गया, 20 गुणित 5 यानी हो गया आपका 100, और ये भी मीटर था ये भी मीटर था, तो वर्ग मीटर में ये उत्तर आ जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक घनभाकार लकड़ी का आयतन 420 घन सेंटीमीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगी। आप जानते हो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पर आयतन दिया है आपका 420 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई कितना दिया है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, गुणित चौड़ाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो अगले स्टेप में हो गया है क्या, अगले स्टेप में ये होगा कि ऊंचाई बराबर, एक तरफ ऊंचाई को रखेंगे, बाकी 10/6 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इधर 420 से इधर पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, ये बटे के रूप में हो जाएगा 6 गुणित 10 के रूप में। अब इसको हम थोड़ा सा ये हल कर लें, ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, 6 कम 6, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो उत्तर क्या आ गया आपका 7 सेंटीमीटर उत्तर ये आ जाता है। ठीक है, ऊंचाई बराबर
तो घनवाकार जो लकड़ी की ऊंचाई है वो है 7 सेंटीमीटर। अगला जैसा कि प्रश्न है, यहाँ पर व्यंजक आप देख रहे हैं, व्यंजक 4x⁴ है, ऋण 12x⁻³ है, धन 8x⁻² है। ठीक है, को 2x² के साथ भाग देना है, यानी बटे के रूप में लिखना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4x⁴ के साथ भी 2x² ऋण 12x⁻³ के साथ भी 2x⁻², और इस प्रकार से धन 8x⁻² के भी बटे 2x² होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम इसको हल करेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए 4x⁴ है, उसको किस रूप में लिख सकते हैं? चाहे तो हम एक एक छोटे छोटे रूप में इसको गुणनखंड कर दें। 4x⁴ मतलब 2 गुणित 2 गुणित x गुणित x गुणित x गुणित x, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लंबा चौड़ा हो रहा है लेकिन ठीक है। और ये x⁻, यहाँ पर x गुणित x हो जाएगा। ठीक है, ऋण 12 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणित 2 गुणित 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और फिर x गुणित x गुणित x 3 बार है ना, बटे 2 गुणित x गुणित x। ठीक, और फिर बीच में है आपका धन, और 8 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना, और गुणित x गुणित x 2 बार है x²। ठीक, और फिर है यहाँ पर 2 गुणित x गुणित x। तो हम ऊपर नीचे हम क्या कर दें? काट दें, जितना भी कटता है। ये x कट गया, ये भी x, ये x कट गया, यहाँ पर x, 2 कट गया, 2 कट गया, ऊपर में क्या बचा? 2x गुणित x यानी 2x²। ऋण यहाँ पर क्या बचा? देखिए ये कट गया, ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 2 कट गया, यहाँ पर ये 2 कट गया, ये देखिए 2 तिया हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, फिर उसके बाद धन, यहाँ पर ये x कट गया, ये भी x, ये भी x, ये भी x, 2 कट गया, 2 दूनी हो गया आपका 4। इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा 2x² ऋण 6x धन 4। इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख लेंगे, या नहीं तो आप लिखने वाले हैं इस प्रश्न का उत्तर, तो क्या हो जाएगा? 6x ऋण 10 में आपका गुणा करना है 2x धन 9 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका उत्तर देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो उत्तर हम बनाएंगे तो वितरण नियम का पालन करेंगे। वितरण नियम करता क्या है? वितरण नियम में ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर 6x का गुणा 2x धन 9 के साथ करेंगे पहली बार, फिर ऋण 10 का गुणा जो है 2x धन 9 के साथ करेंगे। ये हो गया आपका वितरण नियम। फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा कि आप 6 दूनी हो जाएगा 12, और x गुणित x यानी हो जाएगा x²। ठीक इसी प्रकार से आप 6x का गुणा 9 के साथ करेंगे तो क्या होगा? 9 छिक्का हो जाएगा 54, 54 और x का x। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 10 का गुणा, ऋण 10 का गुणा 2 के साथ होगा तो ऋण 20 आ जाएगा x का x। इस प्रकार से ऋण 10 का गुणा धन 9 के साथ होगा तो 10 निया हो जाएगा 90, उत्तर आएगा ऋण में। ठीक है, तो ऋण 90। फिर अगले स्टेप में होगा ये कि आपका 12x², और यहाँ पर देखिए चिन्ह अलग अलग हैं, यहाँ पर धन 54 है और यहाँ पर ऋण 20 है, तो दोनों आपस में घट जाएंगे। 54 में 20 घटेगा तो आ जाएगा आपका 34। चूँकि धनात्मक संख्या बड़ी संख्या है ना, 54 क्या है? धनात्मक है और बड़ी है, तो ऋण की जगह में धन 34x हो जाएगा और यहाँ पर ऋण 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये उत्तर आपका बन जाएगा। ठीक, ये भी वही है, रिपीट हो गया है वही पेज। अब आगे देखें, यहाँ पर हम मूलधन 4000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो चाहे तो आप एक सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र क्या होता है? आप जानती हैं सूत्र है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका, जिसको हम CI बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, A ऋण P। ठीक है, यहाँ पर A क्या है? A यहाँ पर मिश्र धन है, और P क्या है? P है आपका मूलधन। ठीक है, माने
ब्याज हमको गणना करना है ना, तो मिश्र धन में यदि मूलधन को हम क्या कर दें, घटा दें, तो हमको मिल जाता है ब्याज। तो उससे पहले हमको पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर तो मूलधन यानी P बराबर दिया है, P बराबर कितना दिया है, 4000 तो दिया है, ठीक है। हमको A ज्ञात करना है, तो A ज्ञात करने के लिए भी एक सूत्र है, मिश्र धन बराबर मिश्र धन A बराबर क्या होता है, A बराबर होता है मूलधन और कोष्टक में होगा एक धन, आप लिखेंगे रेट बटे ये यहाँ पर 100 रहेगा, और फिर उसके बाद जो रहेगा आपका समय टी, टाइम है ना, इस सूत्र में आप स्थापित कर देंगे। पी के जगह में क्या लिखेंगे, पी के जगह में प्रीमूल 4000, फिर उसके बाद एक धन, आर के जगह में रेट है ना 5 हो जाएगा, 5/100, और इस पूरे का घात में आप लिख देंगे 2 वर्ष का समय है तो 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर अगले स्टेप में करेंगे क्या, अगले स्टेप में ये कर सकते हैं कि यहाँ पर आप एक धन लिख सकते हैं 5/100 को, इसका जब वो निकालेंगे ना क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 5/100 को यदि आप जोड़ते हैं तो हो जाएगा, ये जाएगा 100 एकम 100 धन 5 ये हो जाएगा इस प्रकार से बटे 100, नीचे का जो लघुत्तम निकलेगा वो 100 निकलेगा, है ना, और पूरे का ये वर्ग हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में ये कर सकते हैं आप कि 4000 और यहाँ पर 100 धन 5 यानी हो जाएगा 105/100, और वर्ग है तो यहाँ पर 105/100, ठीक है। यहाँ पर 2 के कारण 2 बार इसको लिखे हैं, ठीक। अब ये शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, ये भी शून्य कट गया, एक शून्य और कटेगा, यहाँ पर एक शून्य कटेगा, ठीक है। यहाँ आपका क्या बच गया, नीचे में 10 और ऊपर में है 4 और 105 105 का हम गुणा करें और फिर उसके बाद 4 को भी वो कर सकते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और ये सरल हो जाएगा, देखिए ये 5 से जाएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, और यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर में 2 गुणित 105 गुणित 21। अब इसको हम जैसे कि गुणा करते हैं तो 21 दूनी को पहले गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 दूनी हो जाएगा 42, 42 का गुणा फिर 105 के साथ जब करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा, 42 का गुणा 105 के साथ जब करते हैं तो उत्तर आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, हाथ में आया 1, 5 चौक 20 और 1 हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। फिर उसके बाद शून्य है तो शून्य की जगह में एक और कटमट कर दें और फिर उसके बाद 42 लिख दें, ठीक है। तो ये 0 1 2 2 हो जाएगा 4 और ये 4, यानी 4410, ये हो गया आपका मिश्र धन ए बराबर। तो सी आई बराबर क्या था, ए ऋण पी, और सी आई बराबर ए ऋण पी, तो मिश्र धन है आपका 4410 में मूलधन 4000 को जब घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 410, ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको उत्तर बनाना है, चक्रवृद्धि ब्याज ये मिल जाएगा, ठीक। थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, बाकी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक और प्रश्न था, इसको हम बना लें यहाँ पर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम चाहें तो इरेज कर दें, मिटा दें, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करके चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम इसको मिटा देते हैं। फिर अगला जैसे कि प्रश्न है, दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगवाता है, ठीक है। 37,500 रुपये का अनाज मंगवाता है। यदि अनाज का मूल्य 3% प्रवेश कर लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। देखिए अनाज का मूल्य तो 37,500 रुपया है, ठीक है, और प्रवेश कर कितना है, 3%, प्रवेश कर 3% है, ठीक है। तो दिनेश द्वारा जो अदा किया गया कुल प्रवेश कर कितना होगा, प्रवेश कर बराबर हो जाएगा आपका, प्रवेश कर बराबर अनाज का मूल्य, ठीक है। प्रवेश कर कितना हो जाएगा, प्रवेश कर बराबर अनाज का मूल्य गुणित
जो दर है, प्रवेश कर की दर, दर प्रवेश कर की दर है ना, तो अनाज का मूल्य कितना है आपका 37,500 में प्रवेश जो दर है 3/100 हो जाएगा। 3% को हम 3/100 के रूप में लिखेंगे। फिर ये कट गया, ये भी कट गया, ये नीचे का, ये नीचे का है ना, ऊपर का। फिर देखिए 375 गुणित 3 कितना हो जाएगा इसका उत्तर, 3 पंछे 15 का 5 हाथ में आया 1, 3 सत्ते 21 और 1 हो गया 22 का 2 हाथ में आया 2, 3 तिया 9 और 2 11, यानी ये आपका हो जाएगा 1,125 रुपये ये प्रवेश कर रुपये अदा करेगा। तो ये बहुत सरल है ना। इस सूत्र की मदद से आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से थोड़ा सरल है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर प्रश्न है चतुर्भुज ABCD की रचना करना है, जहाँ पर AB और AD बराबर 5 सेंटीमीटर और BC और BD बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण है AC बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर तो हमको रचना करना पड़ जाएगा। सबसे पहला जो काम रहेगा वो क्या करेंगे हम, यहाँ पर AC जो विकर्ण है AC उसको पहले खींच लेंगे, रेखाखंड AC खींचेंगे, AC 6 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर A को केंद्र मान करके हम AB और AD बनाएंगे। ठीक है, तो A को केंद्र मान करके फिर 5 सेंटीमीटर का चाप काटेंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का चाप काटते हैं। यहाँ पर मान लो ये कट गया, ठीक 5 सेंटीमीटर का। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर इधर भी काट देंगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये मान के चलिए कि ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब फिर आप C बिंदु को केंद्र मान करके, C बिंदु को केंद्र मान करके फिर आप क्या करेंगे कि जो दोनों चाप जहाँ पर कटते हैं ना वहाँ पर B बिंदु आप करेंगे। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का नाप लेंगे, है ना। ये तो छोटा हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर मान लो ये कट गया, मान लो यहाँ पर ये आ जाएगा B, तो ये क्या हो जाएगा, BC की दूरी 3 सेंटीमीटर है, BC की दूरी 3 सेंटीमीटर, उतना तो चाप ले रहेंगे तो उतना ही चाप रहेगा। और AB की दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया। उसी प्रकार से BD की दूरी, ठीक है, B को यहाँ पर क्या होगा कि C को केंद्र मान करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BD है वो CD होना चाहिए। ठीक है, CD में हम फिर इधर से जो हम एक चाप काटेंगे और CD को मिलाएंगे तो वो 3 सेंटीमीटर का रहेगा। इस प्रकार से आखिर में जो AB है और आपका जो CB है, AD है और जो CD है, सबको जो है हम मिला देंगे और यही हमारा जो अभिष्ट ABCD त्रिभुज है, ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, यानी तो क्या करेंगे, यहाँ पर आयत बनाते हैं, MNOP की रचना करेंगे। MN बराबर 3 सेंटीमीटर और NO बराबर 4 सेंटीमीटर और MO बराबर आपका 5 सेंटीमीटर हो। तो करेंगे क्या इसके लिए सबसे पहले कच्चा चित्र बना लेंगे। कच्चा चित्र में हम क्या करेंगे कि MN 3 सेंटीमीटर, MN 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है आपका NO, MNOP, MNOP। तो यहाँ पर आपका उससे पहले जो हम रचना के हिसाब से हम देखें तो MN क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर खींचेंगे, फिर N बिंदु पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, चांदी या प्रकार, चांदी की सहायता से बोलिए, प्रकार की सहायता से यदि बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, लंब खींचना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से 90 अंश का कोण बना लेंगे चांदी की सहायता से। फिर N को केंद्र मान करके आपको 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है, 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। क्यों, क्योंकि देखिए आप NO बराबर 4 सेंटीमीटर करना है। यहाँ पर जैसे चाप काटे तो यहाँ पर O लिख दिए और ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। फिर उस प्रकार से यहाँ पर M बिंदु से हमको जो है MO को मिलाना है जो कि 5 सेंटीमीटर होगा।
और ओ को केंद्र मान करके फिर यहाँ आयत बनाना है ना, इसलिए हमको ओ को केंद्र मान करके हमको 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटना है फिर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एम ओ बराबर 5 सेंटीमीटर और एम एन बराबर 3 सेंटीमीटर, तो एम एन के समानांतर मतलब उतना ही नाप का यहाँ पर भी क्या बनेगा, चूंकि आयत है तो ओ बिंदु को केंद्र मान करके हम एक चाप काटेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर आप एम को केंद्र मान करके फिर से एक चाप काटेंगे यहाँ पर एम को केंद्र मान करके, तो फिर वो मिल जाएगा हमको, क्या मिल जाएगा वो बिंदु, वो मिल जाएगा आपका पी बिंदु। ठीक, तो ये हो गया, अब इसको मिला देंगे और एम एन बराबर क्या हो जाएगा, ये एम ओ का मान जो है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर प्रकार और चांदा आप लोगों को नहीं बताया जा सकता है ना, चूंकि वो हमको सुविधा अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, फिर भी हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से रचना आप कर सकते हैं और रचना के जो पद हैं उसको क्रम से आपको लिखना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर आप लोगों को मॉडल आंसर बता रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में प्रश्न 20 में आते हैं। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई है 49 सेंटीमीटर। देखिए व्यास क्या है, डी बराबर आपका व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, तो 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, उसका आधा 20 का आधा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं क्या, D/2 है ना, D/2 यानी 20/2 बराबर 10 सेंटीमीटर, ये हो गया त्रिज्या बराबर। फिर ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई को ए से हम प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 49 सेंटीमीटर। फिर आपको लिखना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है, तो उसका एक सूत्र है, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर वर्ग एच। ठीक, अब क्या हो जाएगा, पाई का मान आप चाहे तो दे सकते हैं है ना, चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो बाद में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हम पाई का मान जस का तस लिख देते हैं, पाई बराबर, और आर का मान कितना है 10 है, तो आर वर्ग यानी 10 का वर्ग। ठीक है, और एच के मान में आपका 49, ये इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, आयतन है इसलिए यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, घन से, ये तो हो गया देखिए वर्ग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो जो भी उत्तर आएगा आयतन वो घन सेंटीमीटर में तो आएगा ही। अब यहाँ पर देखें तो पाई और 10 का वर्ग यानी 100, यहाँ पर ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 49 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इसको जब गुणा करेंगे तो 49 100 क्या हो जाएगा, फिर घन सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पर ये पाई भी गुणा हुआ है तो 4900 पाई घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा। अगले स्टेप में आप चाहें तो पाई का मान आप दे सकते हैं, पाई का मान आप देंगे तो 4900 गुणित 22/7 के रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 22/7 तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 है ना, फिर ये हो जाएगा 700 गुणित 22, जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। क्या होगा, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में आए 1, 7 दूनी 14 और 1 हो जाएगा 15, और ये जो 2 शून्य हैं इसको हम जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 15,400 घन सेंटीमीटर, ये उत्तर आ जाएगा। ये 20वां प्रश्न का उत्तर है। एक और है इसमें से प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर है एक, उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, ये पूछा है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, यदि आप लोगों ने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काट रहे हैं। ठीक है, अब अगला जैसा कि प्रश्न है यहाँ पर हम देखें तो उस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान क्या होता है, उसका सूत्र क्या होगा, आप लिख सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 2 पाई और 2 पाई आर है ना, और आर धन एच, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो
मान लिखेंगे तो 2 और पाई का मान हम पाई लिख लें। फिर आर की जगह में त्रिज्या कितना है 7 है तो 7 को लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर फिर ये आर है तो आर की जगह में हमने 7 लिखा और ऊंचाई की जगह में हमने लिख दिया -15, ठीक है। फिर अगला स्टेप में हम देखें तो अगला स्टेप में 2 पाई आर को हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 भी लिख सकते हैं, 14 पाई लिख लें और यहाँ पर 7 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा, 7 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 22। तो अगले स्टेप में हो जाएगा ये कि 22 और 14 का हम गुणा कर देंगे। तो 22 और 14 का यदि गुणा करते हैं, उससे पहले हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि 14 और पाई की जगह में हम लिख देंगे 22/7 और यहाँ पर हो जाएगा 22। ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 22 का वर्ग कितना होता है ये देख लीजिए, 22 गुणित 22 यानी 22 का वर्ग हो जाता है आपका 484, है ना, 484 और उसका साथ जो 2 का हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी हो जाएगा 8 और 2 अट्ठे 16 का 6 हाथ में आए 1 और 2 चौक 8 और 1 हो जाएगा 9, माने 968 ये वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से उत्तर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पूरा आप लोग सब प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मॉडल आंसर लेकर के, ठीक है। नमस्कार।